और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात भोपाल की खबर। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। 12 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। कई अहम मुद्दों को लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी। कई प्रस्तावों को सरकार अपनी मंजूरी दे सकती है। उपचुनाव वाले इलाकों के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तो आज 12 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होनी है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। शरद, कैबिनेट की बैठक, क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताएं। और अब तो उपचुनाव भी चुनाव की शक्ल में इस बार दरअसल होंगे, पूरे देश की निगाहें होंगी, उसका असर हर बैठक पर पड़ेगा। शरद, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, हर बैठक पर असर पड़ेगा। और राजनीतिक तौर से भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों से चर्चा करें कैबिनेट में, लेकिन इसके अलावा प्रशासकीय आधार पर भी कैबिनेट के कई अहम जो मुद्दे हैं वो होते हैं और आज की बैठक में भी हैं। देखिए, कई सारे जो अहम मुद्दे हैं उन पर आज चर्चा की जाएगी और उसमें से 2-3 अगर जो प्रमुख मुद्दे हैं उनकी हम चर्चा करें तो सरकार एक नया जो विभाग है वो गठन करने जा रही है, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। ये विभाग दरअसल वो काम करेगा कि मध्य प्रदेश सरकार की जो ज़मीन है वो देश भर में अलग अलग जगहों पर फैली हुई है। दिल्ली में, मुंबई में या कई सारे ऐसे शहर हैं जिनका डाटा और उनकी निगरानी कैसे की जाए, ये सारा तैयार करने के लिए इस नए विभाग का जो गठन है वो होने जा रहा है। संभवतः आज कैबिनेट की बैठक में जब चर्चा होगी तो फिर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है। इसके अलावा एक और जो पहल है वो सरकार की ओर से होने जा रही है। मसलन अभी तक जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स होते थे उनमें किराए पर मकान लेने का कोई प्रावधान नहीं होता था। आज एक ऐसा प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ रहा है जिसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग में किराए का मकान भी ज़रूरतमंद लोग अगर चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा दीनदयाल रसोई योजना है, उसके विस्तार को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग में कुछ नए पदों को मंजूरी दी जानी है। इस संबंध में भी आज की कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। तो ये प्रमुख बातें हैं और इन पर खैर लगातार नजर बनी हुई है शरद के जरिए, और भी आगे हम अपने दर्शकों तक बताएंगे। हर फैसले का डिटेल भी शरद हमारे दर्शकों को समझाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर बीजेपी के नेता हैं सतीश सिकरवार, आज वो कांग्रेस में शामिल होंगे। आज सुबह 10 बजे, तकरीबन 10 बजे पीसीसी में एक सदस्यता कार्यक्रम होगा। सतीश सिकरवार 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार थे। सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल से सिकरवार हार गए थे। अब पीसीसी चीफ की मौजूदगी में वो कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। और खबर भोपाल से, हमीदिया के 9 डॉक्टर्स को बेड नहीं मिला। कोरोना का इलाज करवाने के लिए ये लोग इन्हें भर्ती किया गया लेकिन इन्हें बेड नहीं मिला। कोरोना संक्रमित डॉक्टर्स का यह आरोप है। हमीदिया प्रबंधन ने अपने परिजनों के लिए कमरों में ताले लगा दिए हैं। संक्रमित सभी डॉक्टर बेड के लिए 10 घंटे तक इंतजार करते रहे। रात तक बेड मिलने का इंतजार करते रहे। हंगामे के बाद डॉक्टर्स को देर रात भर्ती किया गया। अब ये तस्वीर आई है तो एक और तस्वीर आपको याद दिलानी बहुत जरूरी है। कल एक बड़े से नेता हैं और बड़े से नेता डॉक्टर्स के पैर पड़ रहे थे, उन्हें भगवान बता रहे थे, उनकी अर्चना कर रहे थे। वो किसी और विधा के डॉक्टर हो सकते हैं पर डॉक्टर डॉक्टर होता है। वो आपके, नेताओं के और हमारे बीच कोरोना शील्ड है। खैर, वापस इसी घटनाक्रम पे आते हैं। हमीदिया के 9 डॉक्टर्स को बेड नहीं मिला। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, धरती के भगवान और जिनके लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, कोई उनके लिए मन की बातें कर रहा है, कोई जन की बातें कर रहा है, ये पूरा घटनाक्रम बताएं। और फिलहाल क्या डॉक्टर्स को बेड मिला? बिल्कुल ललित, 9 डॉक्टर्स हमीदिया अस्पताल के ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और रिपोर्ट
जब वो सैंपल्स लेने गए थे उसी समय उनको अंदेशा था कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होंगे। इस वजह से वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बार बार कह रहे थे कि उन्हें एडमिट कर लिया जाए और वहां पर उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। लेकिन काफी घंटे इंतजार करने के बाद, 10 घंटे के बाद, इस बीच रिपोर्ट भी आ गई थी और ये पुष्टि भी हो गई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। 10 घंटे के बाद भी जब इन्होंने हंगामा किया है तब जाकर के इनके लिए प्राइवेट रूम जो अस्पताल में होते हैं उसके दरवाजे खोले गए, क्योंकि साफ तौर पर इनका आरोप था कि जो डीन है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की और जो अधीक्षक हैं उन्होंने अपने परिजनों के लिए ताले लगा रखे थे रूम पे। एक तरफ डीन के हस्बैंड जो पति हैं वो एडमिट हैं और दूसरी तरफ जो अधीक्षक हैं उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है और दोनों ही का इलाज हमीदिया अस्पताल में चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में बेड की कमी हो गई है, पूरा बेड भर चुका है अस्पताल मैनेजमेंट का, और जब ये कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं डॉक्टर्स जो यहीं पर ही काम करते हैं, ऐसे में इन्हें बेड नहीं दिया जाना कहीं ना कहीं जो पूरा मैनेजमेंट है उस पर सवाल खड़े करता है। साथ ही साथ इनके आरोप ये भी है कि जो इतने महंगे महंगे इंजेक्शन आते हैं उनके परिजनों के लिए तो मुफ्त दिए जा रहे हैं और जो डॉक्टर संक्रमित हुए हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप बाहर से इसे खरीद करके लाइए। मैनेजमेंट से इसकी शिकायत भी की गई और सीधे सीधे भेदभाव का आरोप लगाया गया है। बावजूद इसके अब तक कोई हल नहीं निकला है, और हल निकला है तो सिर्फ इतना कि जब देर रात डॉक्टरों ने हंगामा किया तो इन्हें भर्ती जरूर कर लिया गया और सीधे तौर पर जो मैनेजमेंट है वो यही कहता हुआ दिख रहा है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सबकी परवाह है और इनके अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं क्योंकि अस्पताल में बेड की कमी थी तो इसलिए इन्हें भर्ती कर लिया गया है। यानी कुल मिलाकर के जो मैनेजमेंट के जिम्मेदार हैं वो पल्ला झाड़ते हुए मामले से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस पर बीत रही है वही जान रहा है जो कोरोना तौर पर वो लगातार इलाज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। पूजा ने जो जानकारी दी वो बेहयाई की एक नई मिसाल लिखती है। हमीदिया प्रबंधन ने अपने परिजनों के लिए कमरों में ताले लगा दिए और ऐसे अस्पतालों में दुर्दशा होगी भी क्यों नहीं। अगर नेता बीमार हो रहे हैं तो वो चिरायु अस्पताल चले जा रहे हैं। आइए कभी हमीदिया में इलाज करवाइए, हो सकता है व्यवस्थाएं सुधर जाएं। एक और महत्वपूर्ण बात, हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों के इलाज के खर्च से जुड़ा एक अहम आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी वसूली पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया। कोई भी निजी अस्पताल कोरोना काल के पहले इलाज की निर्धारित दरों से, यानी जो कोरोना से पहले निर्धारित दर थी उससे 40% से ज्यादा चार्ज नहीं ले सकेगा। हाईकोर्ट ने सरकार को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी होगी। सरकार को इसका प्रचार करना होगा। सुन लीजिए, सरकार को इसका प्रचार करना होगा। वहीं कोई निजी अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तय दर से ज्यादा चार्ज वसूल करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अदालत के आदेश की अवमानना निजी अस्पताल ना कर सकें। निजी अस्पतालों ने प्रधानमंत्री जी की बात को 100% अपना लिया है। आपदा में अवसर खोजना, इन सब ने आपदा में मुनाफाखोरी का अवसर खोज लिया है। ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है संक्रमण काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस समय जो ऑक्सीजन की खपत है वो जबलपुर शहर में सर्वाधिक हो चुकी है। लगभग 1500 से ज़्यादा जो सिलेंडर हैं उनकी आवश्यकता है हर दिन। आदित्य जो इंडस्ट्री है वो केवल 1000 सिलेंडर तैयार करती है और जो ऑक्सीजन की वर्तमान में जो खपत है उसको देखते हुए जिला प्रशासन जबलपुर इसमें प्रभावी कार्रवाई कर रहा है और किसी इंडस्ट्री में ऑक्सीजन ना जाए, सबसे पहले जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन मिले। और अब जरा कोरोना अपडेट की बात कर ली जाए। 75,000 के पार संक्रमण का आंकड़ा मध्य प्रदेश में हो चुका है। 24 घंटे की बात कर ली जाए 1885 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 17 मरीजों की जान भी गई है। अब तक 1589 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 56,909 ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या है 16,961। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है।
घटनास्थल से एक अज्ञात व्यक्ति का शव भी बरामद हुआ है और एक भरमार बंदूक बरामद हुई है। नक्सलियों के दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल फॉरेस्ट एरिया में जो अपना बसपहरा जंगल है वहाँ पर विस्तार प्लाटून और अपने हॉक फोर्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और लगभग हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि वहाँ पर 12 से 15 नक्सली आने वाले हैं, जिस कारण से सर्चिंग अभियान चालू किया गया था वहाँ पर। और वहाँ पर हमारे हॉक फोर्स को जब वो सर्चिंग अभियान कर रहे थे उस दौरान एक पहाड़ी पर चढ़ते समय ऊपर से फायर आया। करीब 40 से 50 राउंड नक्सलियों की तरफ से फायर हुए हैं और हॉक फोर्स ने भी अपने सुरक्षार्थ 18 से 20 राउंड फायर किए हैं। खबर इंदौर से। खंडवा डिवीजन की गुड़ी रेंज में वन विभाग की टीम पर हमला हो गया। अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा है। इस हमले में एक डेप्यूटी रेंजर और एक वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड घायल हुआ है। वन कर्मचारियों ने डीजीपी से इस बात की शिकायत की है। हमले के विरोध में लाल पट्टी बांधकर ये लोग काम करेंगे। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी। देखिए, लोग अतिक्रमण हटाने गए थे। जंगलों में जो अतिक्रमण हो रहा है और उन जंगलों की जमीन पे अतिक्रमण किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, उसको हटाने के ये लोग गए थे। इन पर उसी दौरान अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया और इनकी जमकर पिटाई की गई। उसके बाद ये लोग जैसे तैसे जान बचाकर भागे और उसके बाद इन्होंने अपने मुख्यालय को सूचना दी और उसके बाद ये मामला गर्मा गया। हालांकि डीजीपी से इसकी शिकायत की गई, साथ ही सीएम से भी शिकायत की गई। सीएम को ये लोग लगातार पत्र भी लिख रहे हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जो वन विभाग है उसमें तमाम बंदूकें भी रखी हुई हैं, लेकिन वो जंग खा रही हैं, वो इनको नहीं दी जा रही और इनकी लगातार इन पे हमले हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़े अधिकारी हैं वो ज्यादा इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। डिप्टी रेंजर और वन रक्षक थे जिन पे हमला हुआ और वो घायल हुए हैं। तो ऐसे में ये मामला टूट पकड़ रहा है और अब सीएम और डीजीपी तक ये मामला पहुंच गया है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबर रतलाम से। रतलाम में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के 3 आरोपियों में से 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। जिला अस्पताल से तीनों आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद जब इन्हें थाने लाया गया, इसी दौरान 2 आरोपी रवि और दीपक पुलिस की हिरासत से भाग निकले। दोनों आरोपियों के फरार होने की घटना से पूरे थाने में हड़कंप मच गया। दोनों आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। रतलाम एसपी ने घटना के कुछ ही घंटे बाद तीनों आरोपियों को पकड़कर इस मामले की गुत्थी सुलझाने का दावा किया था, लेकिन थाने में पुलिसकर्मियों की लापरवाही से 2 आरोपी सिर्फ आरोपी नहीं, गंभीर जघन्य घृणित अपराध के आरोपी फरार हो गए। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, ये सिर्फ आरोपी फरार होना आम घटना नहीं है, एक जघन्य घृणित अपराध के जो आरोपी हैं वो फरार हो गए। ये बिल्कुल शर्मनाक है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी है और पुलिस ने जो है देर रात से ही सर्चिंग अभियान चलाया है। करीब 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगातार पूरी रात भर जंगलों में आसपास का जो एरिया है वहां पे तलाश करते रहे। उसके बाद थक हार कर जो कप्तान है पुलिस के, उन्होंने 10-10 हजार रुपए इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर देने की घोषणा की है। अब बड़ा सवाल ये है, आज शायद पुलिस अपने जो एसपी है वो जांच के आदेश जारी कर सकते हैं। उसके बाद देखना होगा कि आखिर कौन दोषी है इस पूरे मामले में। लेकिन जो आप जघन्य हत्याकांड की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने गैंगरेप के बाद एक नाबालिग बच्ची को तालाब में डुबो कर मार दिया। तो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। उसके बाद आज ये भी खबरें आ रही है कि कांग्रेस भी आज प्रोटेस्ट कर सकती है इस पूरे मामले को लेकर। अब देखना ये भी है कि राजनीति जो है इस पूरे मामले को लेकर आज से शुरू हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। इधर इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में सोमवार दोपहर घर से 100 मीटर की दूरी पर 10 साल की बच्ची की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस की माने तो फ्री फायर गेम में लगातार हारने के कारण उसके पड़ोस में रहने वाले 11 साल के लड़के ने अपनी गेम पार्टनर की, यानी इस मासूम बच्ची की, 10 साल की बच्ची थी, इसकी पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी।
नाबालिग आरोपी की माने तो वो इस बच्ची के साथ ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेला करता था। ये बच्ची अक्सर उसे हरा दिया करती थी और इसी के चलते वो उससे बदला लेना चाहता था। अब इस नाबालिग से पूछताछ की जा रही है, बाकी बिंदुओं पर भी पड़ताल होगी। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि